मैं आज के प्रेस मीट में ये मेन मुद्दा जो है, मैसूर के एनआर के सारे नौजवान, मेरी माँ और बहनों से, मेरे बुजुर्गों और सब दोस्त से आजीज़ाना ये गुजारिश है मेरी, मुझे इस बार एनआर के अंदर एक बार आजमा कर देखें इंशाअल्लाह ये अयूब खान क्या काम का अंजाम देगा हिंदुस्तान में। आप सिर्फ इसको असेंबली एमएलए इलेक्शन ना समझे, आप सब मैसूर के एनआर में रहने वाले ये समझे जी, आज मैसूर के एनआर क्षेत्र से एक नौजवान अयूब खान को हिंदुस्तान की सियासत में भरपूर बनाकर भेज रहे हैं, ये समझे। एक एनआर के नौजवान सब मिल करके एक मुसलमान नौजवान अयूब खान को नई सियासत में आज 2023 में एक नौजवान को जन्म दे रहे हैं। आप ये समझकर मुझे कामयाब करने की कोशिश करें और मेरे काम पर मेहरबानी करके मेरे काम में शक ना करें। सर, आज की प्रेस मीट बुलाने की वजह क्या सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको जितने भी ये कार्यक्रम देखने वाले मुसलमान भाइयों बहनों को रमज़ान का पहला रोज़ा मुबारक। इसके साथ साथ जो है आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर्नाटक के तमाम चैनलों के साथ, मीडिया के साथ करके अभी आया हूँ। आप सबको मालूम है हिंदुस्तान में इंडियन न्यू कांग्रेस पार्टी का सदर होने के नाते परसों जो है मैं इस्तीफा राजीनामा मेरे डिसिप्लिनेशन को इस्तीफा दिया था। वो सिलसिले में बहुत से पार्टियां, बहुत से लीडर्स परेशान थे। मैं उन सबको ये बताया किसी के घर में जवान बच्चे की मौत हो जाए तो उस मौत का अफसोस जो है पूरा खानदान बनाएगा, माँ बाप, भाई बहन, सब लोग आजू बाजू वाले भी बनाएंगे। इसी तरह एक पार्टी की कुर्बानी दिया मैं आज 2016 से 23 तक देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव में भाग लेकर, चुनाव में हिस्से लेकर 35 इलेक्शन देखा मैंने। सर, ये तमाम बातें आपने पिछली मरतबा कहती है। सर, सवाल ये है कि अभी आपने लास्ट टाइम कहा था कि जल्द आप अपना नया सियासी करियर के बारे में बताएंगे, तो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आपने तो आईएनसी को खैरबाद कह दिया, इस्तीफा कह दिया, अब आने वाले दिनों में आपका क्या ये लाइल यानी क्या करने वाले हैं आप, ये जानना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको और अवाम को, मैसूर एनआर के अवाम को, आईएनसी को राजीनामे देने के बाद मैंने तमाम लीडर्स, तमाम नौजवान बुजुर्गान दीन से बात करके आज मैंने एक भरपूर उम्मीद भरा फैसला लिया। अच्छा, फैसला यह था, आज में एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना जरूरी था। अच्छा जी, मैंने न्यू कांग्रेस पार्टी के नेशनल पद को, सदर हिंदुस्तान के पद को इस्तीफा दिया जरूर, लेकिन पब्लिक के काम को इस्तीफा नहीं दिया मैंने। कौम के काम के वास्ते पीछे कभी भी हटा नहीं। इस वजह से आज की हालात को देखते हुए मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना जरूरी समझा। इसके तहत जो है कई पार्टियों, कई लीडर से बात करने के बाद मुझे ये लगा आज होने वाले कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात में मुसलमान के हित में, माइनॉरिटी के हित में काम करने वाली सिर्फ एक ही पार्टी नजर आई मुझे। अच्छा, वो कौन सी पार्टी है? पार्टी ये है जेडीएस, जनता दल या सेकुलर पार्टी। अच्छा, तो आप पूछेंगे क्यों सेकुलर, जनता दल ही क्यों?
इसके बहुत सारे सवाल हैं, इसके बहुत सारे जवाब हैं। सारे सवाल और जवाब होने के बाद में जो है जेडीएस पार्टी को ज्वाइन करने का सोच करके मैंने एस डी कुमार स्वामी साहब से बात किया, सारा महेश जी से बात किया, लोकल कारपोरेटर्स एसबीएम मंजू कारपोरेटर है उनसे बात किया, अश्विनी कारपोरेटर है उनसे बात किया। ऐसे अलग अलग कारपोरेटर जो है मेरी हिम्मत अफजाई करते हुए पॉलिटिकल फ्यूचर जो है जेडीएस के अंदर आप बनाओ, हम सब साथ देंगे। और जेडीएस के अंदर जो है स्टेट में एक जवाबदारी देने की बातचीत चल रही है, ऐसा बोल करके मेरी इज्जत अफजाई की है और हिम्मत का साथ दी है। सर आप खुद बता रहे हैं आईएनसी में आपने तो सारे कुमार स्वामी जो हैं, कुमार स्वामी साहब खुद मुझसे बात करके एस डी कुमार स्वामी साहब बोले कर्नाटक के बेहतरीन माइनॉरिटीज के लिए सारे होम के लीडर हो तुम आ जाओ पार्टी में। कल जो है मैंने सीएम इब्राहिम साहब से भी बात किया, उनसे घर पे जाके बैठ के बात किया, उनसे भी मशवरा किया। लास्ट में जो है पूरा इत्मीनान होने के बाद जेडीएस पार्टी की सोच माइनॉरिटी मुसलमान होम के आसपास मिलती जुलती है, ये मैंने देखा बहुत करीब से। बात जो है जेडीएस पार्टी ज्वाइन करने का फैसला मैंने आज कर लिया। सर आप एक नेशनल पार्टी के जी सदर रह चुके हैं, जिससे आप इस्तीफा दे चुके हैं। अचानक आपने रीजनल पार्टी को क्यों ऐसा खौफ थी, मतलब ऐसा क्या लगा आपको रीजनल पार्टी और खुसूसन जेडीएस में? ये आपकी बहुत बेहतरीन सवाल है। इसका जवाब तो मैसूर ने सारे हिंदुस्तान देखना जरूरी समझ रहा हूँ। हाँ, इंडियन न्यू कांग्रेस पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट में आज मैं रीजनल पार्टी ज्वाइन किया है। इसका मतलब यह था आज हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिचुएशन में आज की जो फिजा चल रही है, इसके अंदर है ना, हर पॉलिटिकल पार्टी को पहला ये कम्युनिटी की जरूरत है, यानी कि ये कौम की जरूरत है। मेरी जो कौम है ये अल्लाह को इबादत करने वाली कौम है, इबादत में मशगूल होने वाली कौम है। ये कौम के अंदर है ना पॉलिटिकल सोच बहुत दूर है, इन्हें हिंदुस्तानी डेमोक्रेसी की जानकारी से दूर है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। मैं सारे हिंदुस्तान के मुसलमान को समझाने में नाकाम रहा। मैं खुद हिंदुस्तान के सारे मुसलमान को आज की सियासती हालात को बताने में नाकाम रहा। तो रियासत की हाँ, तो मेरे मुसलमान भाई बहन नौजवान ये कहते हैं, इलेक्शन में जब आते हो ना, कौन सी पार्टी पूछते हैं, कांग्रेस बोले तो मान लेते हैं, दूसरे नंबर जेडीएस को भी हाँ कह देते हैं। अगर जिस भी पार्टी का नाम लिया तो उन्हें पता ही नहीं। तो इसीलिए मेरी कौम के नौजवानों की सोच के साथ अपनी सोच को मिला करके आज मेरा ये जेडीएस को जाने का डिसीजन लिया। अच्छा, माशाल्लाह। सर एन्नार हल्के को जो है शुरू से जेडीएस उतनी कमजोर नहीं मानी जाती थी जी। क्या आपके जेडीएस में आने के बाद, आपके जेडीएस में शामिल होने के बाद जेडीएस को कितना मजबूत बनाएंगे एन्नार के अंदर? देखिए, जेडीएस को इंशाअल्लाह तमाम चामराजनगर से लेकर के बिदर तक कर्नाटक के हर कोने में आज जेडीएस खुद मुसलमान के दिलों के अंदर आना चाह रही है। मुसलमानों के दिलों के दरवाजे हर हमेशा 24 ओवर खुले रहते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। जो भी गैर मजहब का हो या पार्टी का हो आना चाह रहा है, उसे इस्तकबाल करेंगे, तहे दिल से इस्तकबाल करेंगे। तो इस वजह से ना मुसलमान हर कर्नाटक के कोने कोने से ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जेडीएस को जुड़ रहे हैं। मैं ये सारा माहौल को गौर करते हुए आज मैं जेडीएस को ज्वाइन किया। सर, एन्नार असेंबली इलेक्शंस को बात करें तो आप एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे, वहां से टिकट लाकर खड़ सकते थे, आप इलेक्शंस को फेस करते थे। अब क्या जेडीएस में आपको ऐसा कहते हुए टिकट दे देंगे, अगर वो कंफर्मेशन है, क्या है सर? जी बिल्कुल, मैंने इसकी बात किया हूँ कुमार स्वामी साहब से। मेरा रिक्वेस्ट ये था, इतनी बड़ी मेरी जो कुर्बानी थी, पद को राजीनामा देना, पॉलिटिकल पार्टी को फिर ज्वाइन करना, जेडीएस की तरफ आना, कौम के साथ मिलकर
खिदमत अंजाम देने का एक सोच बनाना, नई सोच बनाना, इसका मकसद ये था आज एनआर को ये काम करने वाले खिदमतगार की बहुत जरूरत है, बहुत बड़ी जरूरत है। क्यों? क्योंकि अलस तनवीर सेठ साहब 5-6 बार इलेक्शन में जीत चुके हैं। वो खुद बता रहे हैं तबीयत नासाज है। मैं इस बार नहीं खोलने वाला हूं, आप लोगों के चैनल में मैंने भी देख करके मुझे भी अफसोस हुआ बहुत। जब एक कैंडिडेट अपनी अंदर की कमजोरी और हालात आवाम के सामने, देश के सामने जब पेश करता है तो उसको समझना चाहिए तनवीर सेठ साहब का और अजीत सेठ साहब का बार बार एनआर क्षेत्र में जीतना, उसका मकसद ये था उस दौर में हमारी जो कम्युनिटी है, माइनॉरिटीज मुसलमान जो है, हमारे अंदर लीडरों की बहुत सारी कमी थी, बट आज नहीं है। उस दौर में हमारे में एजुकेशन कम था, पॉलिटिकल नॉलेज कम था। जिसको एक बार मान लिया सो मान लिया, हर बार उसे जिताते आए हमारे बाबा दादा खानदान वाले। कई लीडरों ने उसका मजाक बना करके काम किया, उसका मजाक बना करके इस्तेमाल किया, और कई लीडरों ने तहे दिल से, जैसे कि अल्लाह मरहूम अजीत सेठ साहब, जो इन्होंने कुर्बानी दी है मुसलमानों के लिए, और दूसरा कोई नहीं दे सकता। अजीत सेठ साहब के बाद और कोई कर्नाटक के अंदर ऐसा लीडर पैदा नहीं हुआ मुसलमानों की खिदमत करने वाला उतनी जितनी सेठ साहब की है। उसीलिए मैं कह रहा हूं आज लीडरों की कमी नहीं है। आप देखते होंगे मैसूर के एनआर क्षेत्र के अंदर हर दिन सूरज निकलने के साथ नया लीडर बनकर बाहर आ रहा है, कह रहा है मैं भी लीडर हूं, मैं भी एनआर में खड़ूंगा। खुशी है, सबको हक है, सबको हक बनता है। और मैसूर के नौजवान जितने भी इलेक्शन पढ़ने की, एनआर में इलेक्शन लड़ने की उम्मीद लेकर सामने आ रहे हैं, सबसे ज्यादा मुझसे ज्यादा खुश होने वाला और कोई नहीं। क्यों? कम से कम आज आगे तो आ रहे हैं ना, बेशक आना चाहिए। उम्मीद एमएलए के लेकर के आओ, कम से कम कारपोरेशन लड़के जीत करके कौम के खिदमतगार बनो। सर मैं उनके साथ हूं। जितने भी नौजवान कारपोरेटर के लिए आ रहे हैं या एमएलए लड़ने के लिए आ रहे हैं, मैं उन लोगों की सबकी तहे दिल से इज्जत करता हूं और मेरा सपोर्ट भी रहेगा इंशाअल्लाह। सर ऑफिशियली जो है आपको किस दिन ज्वाइन हो रहे हैं सर जेडीएस? मैं परसों 26 तारीख जिस दिन कुमारस्वामी साहब का यहाँ सर, पंचरत्न यात्रा के मौके पर जो है आप ज्वाइन हो रहे हैं। पंचरत्न जो अच्छा कार्यक्रम हो रहा ना, उस दिन मेरा सर कितने परसेंट आपको उम्मीद है कि आपको जो है एनआर क्षेत्र के लिए कर्नाटक के असेंबली चुनाव को लेकर जो है आपको एक उम्मीदवार के लिए घोषित करेंगे करके? किसकी बात कर रहे हैं आप? मेरी? आपकी। देखिए मेरा रिक्वेस्ट एक नेशनल पर्सन कब तक था, मैं आज सामान्य कार्यकर्ता हूं। मैं मेरे पद को राजीनामा दिया, कौम की खिदमत को नहीं। चाहे जेडीएस में जो भी डिसीजन ले, मेरा डिसीजन यही रहेगा, मैं 24 और मरते दम तक तहे दिल से बोल रहा हूँ, मैं कौम की खिदमत जरूर करूँगा। नहीं, सवाल ये था कि आपको जेडीएस जो शामिल हो रहे हैं, जी। अगर वहां से टिकट नहीं दी जाती है तो ठीक है, नहीं दी जाती तो आप क्या स्टैंड क्या रहेगा आपका? किसी और के लिए काम करेंगे। दो तीन सवाल जवाब चले उसमें। जी। पहला एक था एनआर का मसला, जी दूसरा था मेरी पार्टी में जितने भी राजीनामा दे करके मेरे साथ ज्वाइन होंगे उनका फ्यूचर का मसला, तीसरा यह था उनकी तरफ से जेडीएस, कर्नाटक जेडीएस के अंदर जो है अयूब खान जैसे शख्स को बड़ी जवाबदारी देना, ये सोच थी। चौथा मसला यह था देवेगौड़ा जी का, इनको नेशनल लेवल पे ही काम करने का एक जेडीएस में मौका दे। मैंने प्रेस में भी बताया है, अगर अल्लाह के करम से जेडीएस के अंदर उतना करीब का आदमी मुझे समझे, नेशनल लेवल में पोस्ट दिए, आप लोगों के सामने मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के लोकसभा चुनाव के अंदर मैं इस जेडीएस पार्टी को सारे हिंदुस्तान के कोने कोने में
जेडीएस पार्टी को इलेक्शन लड़ाने की मेरी जवाबदारी लेकर मैं पूरी करूंगा इंशाअल्लाह। ठीक है। ये रही बात एनआर के अंदर और दूसरे जेडीएस के पुराने वर्कर्स, कारपोरेटर और जितने भी हैं उन सबसे बात किया, वार्ड प्रेसिडेंट, वार्ड सेक्रेटरी, सबसे बात किया। यहाँ तक कि अब्दुल्ला भाई साहब से भी मैंने बात किया जी। अब्दुल्ला भाई साहब एक जेडीएस के एक अच्छे हार्ड वर्कर है और दिल से भी अच्छे हैं, ऊपर से भी अच्छे हैं। तो मैंने खुल के पहले ही जो बात है उनसे ही हुई मेरी, नेशनल परसेंट, स्टेट परसेंट, डिस्ट्रिक्ट सब बात, जो क्षेत्र के अंदर जो जिम्मेदार है उससे जाकर मिलना मेरा एक फर्ज है। मैं बात किया उनसे। जेडीएस में जो है अब्दुल्ला भाई थोड़ा वो बहुत नाराज, बेजारगी में मुझे खुलकर बोले, अयूब भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ लेकिन मैं चुनाव को, इलेक्शन को नहीं पढ़ने वाला एनआर से। अच्छा, वो अपनी तरफ से पूरी तरह बोली, पूरी तरह मुझे बोले सर, के उन्होंने ये भी ऐड किया है कि सीएम इब्राहिम का आने के चांसेस लीडर को भी बोले सर। तो कल भी आप सीएम देखो, इब्राहिम से मिले? कल मैं सीएम इब्राहिम साहब के घर में साजिश था इलेक्शन के अंदर आखिरी मौके तक, नॉमिनेशन खत्म होने 1 घंटा या 2 घंटा बैलेंस होने तक किसको देना? बी फार्म, सी फार्म ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर मैं जेडीएस में ज्वाइन हो गया, तुम्हारा सवाल यही था, जेडीएस में ज्वाइन हो गया, अगर मुझे बी फार्म नहीं दिया गया, अगर मुझे जो मौका मिलना था वो भी नहीं मिला, तो क्या करें? तो फिर मैं आप लोगों के पास आना पड़ेगा, फिर मैं आवाम से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमान बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। यानी आपकी सीट की उम्मीद में आप जा रहे हैं? जी जी जी, नहीं, मैं सीट की उम्मीद में बिल्कुल ही नहीं जा रहा हूँ। ये आपसे खुल कर कह रहा हूँ, खिदमत लगे आप। मैं कौम की और आवाम की खिदमत करने का बेहतरीन मौका जेडीएस से समझा, खिदमतदार बनकर मैं जेडीएस में जा रहा हूं। लेकिन खुलकर मैंने ये बताया, ये नाम क्षेत्र से मुझे अगर जेडीएस का एक जिम्मेदार एक कैंडिडेट हो, मौका दिया जाए, अगर मौका दिए जाएंगे तो मैं जरूर इस बार जीत करके आऊंगा। जीतने के 100-200 हज़ार रीजन है, मैं जीत करके जरूर आऊंगा इंशाअल्लाह। इस बात को कहते हुए आप तमाम लोगों को फिर एक बार रमजान के पहले रोजे की मुबारकबाद देते हुए इस बात को खत्म करता हूँ।